जी अस्सलाम वालेकुम। Okay, can you see my screen? Please unmute your mic and let me know whether you can see my screen. अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, देख सकते हैं। ओके, तो आपका साथी तो है नहीं अभी तक। ओके, पता नहीं सर, आ जाएगा। चलें ठीक है, हम शुरू करते हैं ना। आता है तो आ जाए, नहीं आता है तो उसकी मर्जी है। ओके, सो लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो सीवरेज वाटर है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सो उसमें एक ऑप्शन हमने ये भी डिस्कस की थी कि आप वाटर को रिसाइकल भी कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो ग्रे वाटर है उसको रिसाइकल करना आजकल के दौर में बड़ा इम्पॉर्टेंट हो रहा है। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिसाइकल्ड वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज। जो वाटर रिसाइकल किया जाता है उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है और उसको कैसे रीयूज किया जा सकता है। अगर आप किसी इंटरनेशनल लैब में जाएं या किसी बाहर के फॉरेन कंट्री में जाएं, यूएसए वगैरह में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके लैब में जो लैब के बेसन होते हैं उन पे जो टैप्स होती हैं वो रिसाइकल्ड वाटर होता है और उसमें लिखा होता है कि ये रिसाइकल्ड वाटर है, उसको आप पीने शीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और जो डिस्टल वाटर है उसकी अलग टैप्स होती हैं, वहाँ से आप डिस्टल वाटर ले लेते हैं। ठीक है, सो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन and with diminishing resources, we are very much near to the situation where there will be very less water available per capita to be utilized for drinking purpose. So even हमारे मुल्क में भी जो बड़े शहर हैं उनमें लास्ट टाइम भी मैंने ये बात की थी कि जो बड़े शहर हैं उनमें गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी हुई है, गाड़ियों की वॉशिंग आप ये जो टैप वाटर होता है उससे नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज रिसाइकल्ड वाटर फॉर वॉशिंग व्हीकल्स और कार्स लाइक दैट। ठीक है, सो इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो the liquid portion of municipal wastewater is actually may be used for recycling. So that liquid portion of municipal wastewater undergoes a series of treatments. Those may be physical treatment, maybe chemical treatment, or maybe biological treatment. And why these treatments are done? These treatments are done to remove suspended solids, dissolved solids, organic matter, nutrients, metals and pathogens. हम ये डिटेल से पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो कोई भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो की जाती है वो इस पर्पस के लिए की जाती है कि उस पानी में से सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट्स, मेटल्स और पैथोजेंस को रिमूव किया जाए।
And the four core categories or four core stages of treatment which are used to produce recycled water are preliminary, primary, secondary, and tertiary or advanced treatment. So these are the treatment technologies to produce recycled water. And the primary objective of conventional wastewater treatment is to reduce nutrient and contaminant loads to the environment, thereby maintaining the health of aquatic ecosystem. ठीक है, सो असल जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा इन टेक्नोलॉजीज का है, that is to reduce the nutrient and contaminant content in the environment by maintaining the health of aquatic ecosystem. ठीक है, कि आप इनका न्यूट्रिएंट्स का और कंटेमिनेंट्स का लोड इन्वायरमेंट में कम करें और इस तरह से आप जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें उसकी हेल्थ को मेंटेन करें। अगर वहाँ पे हैवी मेटल्स हैं, वहाँ पे पैथोजेंस हैं, तो ऑफ कोर्स आपका एक्वेटिक सिस्टम जो है वो हेल्दी नहीं होगा। सो इसलिए ये ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। एट ए मिनिमम recycled water will undergo some form of disinfection. अगर और कुछ नहीं तो कम अज कम आप उसकी थोड़ी बहुत डिसइंफेक्शन जरूर करते हैं उस रिसाइकल्ड वाटर की, ताकि उसको यूज किया जा सके। Before moving forward, there are certain terms which will be used in this chapter or in this subject. Those are reclaimed water. So it is the water that has been used more than one time before it is returned back into the natural water cycle. So natural जो water cycle है, जो hydrological cycle है, उसमें वापस जाने से पहले वो पानी एक से ज्यादा दफा यूज किया जा चुका होता है। That is called as reclaimed water. And the recycled water is almost synonymous with reclaimed water. And the water reuse is the process of using water more than one time prior to environmental discharge. उसको environment में discharge करने से पहले आप उसको एक से ज्यादा दफा यूज करते हैं। This term is frequently used with reference to potable uses. खास तौर पे ये इस्तेमाल की जाती हैं पोर्टेबल यूजेस के लिए। आई थिंक यू नो पोर्टेबल यूजेस मीन्स पीने के लिए। ठीक है, so these are the wastewater treatment processes, their purpose and example technologies. For example, preliminary technology, treatment stage is preliminary, purpose is removal of large solids and grit particles, and the technology is called as screening or settling. The primary treatment, the purpose is removal of suspended solids and some organic matter, and the technique is called as screening or sedimentation. Secondary treatment stage, the purpose is biological treatment and removal of common biodegradable organic pollutants as well as inactivation of some microorganisms. And the technologies are percolating or trickling filter, ये सारी चीजें हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Activated sludge, anaerobic treatment and waste stabilization ponds, जिनको हमने oxidation ponds कहा था। And the tertiary or advanced treatment stage is the removal of suspended particles and specific pollutants such as phosphorus and removal or inactivation of bacteria, parasites, and some viruses. The technology is sand filtration, membrane bioreactor, microfiltration,
ultrafiltration, reverse osmosis, chemical coagulation, UV radiation, and activated carbon. So these are the technologies, various wastewater treatment processes, their purpose, and the used technologies. This is the example, these are the examples of common treatment train processes. For example, in case A, preliminary treatment is followed by primary treatment, then is the secondary biological treatment or the secondary clarification that may also give rise to the secondary biological treatment or secondary clarification. Then after that treatment, water is discharged to the river. And the second option is that after preliminary treatment, there is primary treatment, secondary or biological treatment, or secondary clarification, discharge to the river. Then from the river, it then chlorine gas is passed through that water before passing through the sand and then recycled distribution system. उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू रिसाइकल्ड वाटर को मूव कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अमेरिका में आपकी लैब में जो टैप वाटर है, जो बेसन एक एक टूटी बेसन के ऊपर रिसाइकल्ड वाटर की होती है, तो इस सारे प्रोसेस में से गुजरने के बाद, ठीक है, जो वो पानी है रिसाइकल करने के बाद वो टैप में पहुंच जाता है। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन इज that preliminary treatment is followed by primary treatment, secondary biological treatment, secondary clarification. Then is ultrafiltration, ultraviolet light, and it is used for recharge of the aquifer or may go to the recycled distribution system or may be discharged to the river. Okay? So these are the examples of common treatment train processes. What are the recycled water applications? So recycled water कहाँ पे use हो सकता है? This can be used for urban purposes, for urban reuse, शहर में इस्तेमाल हो सकता है, for agricultural irrigation, for industrial reuse, for recreational reuse, or for groundwater recharge. For example, you can see here, this is the gray water which is coming from the shower, going to the septic water, and the water from all these, so the water from the bath, from the tap, all this is called as, हमने last time define किया था as gray water, that goes to the septic tank, then it is recycled, and that recycled water may be used for mopping, सफाई वगैरह के लिए, for flushing, for laundry, कपड़े धोने के लिए, या for gardening. ठीक है, इनको हम देखते हैं। Urban reuse क्या होता है? Is a term used to categorize a wide variety of different applications. For example, golf course irrigation, golf course की irrigation के लिए, for landscape irrigation, for irrigation of parks and playgrounds, for fire protection, for dust control, for car washing, or for toilet flushing. This is all this is the urban reuse of recycled water. Then is the agricultural irrigation. It is the oldest practice of recycled water use and the largest end use by volume in the world. ठीक है, सबसे ज्यादा recycled water का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होता है. Depends on the type of crop, और डिपेंड करेगा कि वो क्रॉप कौन सी है, और उसकी बेस पे इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं. वन इज रेस्ट्रिक्टेड एंड अदर इज अनरेस्ट्रिक्टेड. रेस्ट्रिक्टेड क्या है?
which is applied to the non-food crops, for example cotton or switchgrass, and requires less stringent treatment. इतनी सख्त ज़रूरत नहीं होती ट्रीटमेंट की ना, इतनी ज़्यादा सख्त ट्रीटमेंट नहीं की जाती। और अनरेस्ट्रिक्टेड क्या है? where water is used for fodder crops, for example vegetables that are eaten raw, जो कच्ची सब्जियां खाई जाती हैं। These require a very high level of treatment to produce appropriate water quality. मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हमारे ही इंस्टीट्यूट में एक प्रोजेक्ट चला था जिसमें जो फैसलाबाद के पेरी अर्बन एरियाज में जो वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं सीवरेज वाटर को यूज़ करके, उनकी सैम्पलिंग की गई थी और ये देखा गया था कि कोई भी वेजिटेबल जो पेरी अर्बन एरिया में सीवरेज वाटर को एज सच यूज़ करके ग्रो की जा रही हैं, उनमें से किसी में भी जो हैवी मेटल्स हैं वो सेफ लेवल से कम नहीं थी, वो सेफ या थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा ही थी। Then is the industrial reuse. This is increasing due to increased population growth and water conservation, and is used to cool the plant's boiler, to feed boiler to generate steam, to clean flow gases of incineration plants. So ये इंडस्ट्री में इन पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, This can also be used for environmental enhancement, for steam augmentation, or for creation of artificial wetlands. अपनी environment को improve करने के लिए आप इस recycled water को use कर सकते हैं। The use of recycled water for artificial wetlands, अगला चैप्टर हम wetlands पे पढ़ेंगे। Use of recycled water for artificial wetlands is particularly attractive to municipalities since they serve several missions concurrently, including water treatment. So wetland से क्या हो रहा होता है? At the same time हम water treatment भी कर रहे होते हैं। Creation of creation of an urban wildlife habitat. So शहरों में हम वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट क्रिएट करते हैं। एडिशनल यूज एज एन आउटडोर क्लासरूम, हम आउटडोर क्लासरूम के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं कि वेटलैंड्स में जाके हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं कि हाउ aquatic system performs, how that can be used for remediation. The recreational reuse क्या हो सकता है? That is the creation of artificial lakes. बहुत सारी जगहों पे आप आर्टिफिशियल लेक्स देखते हैं। अगर कभी आपको इत्तेफाक हो थाईलैंड जाने का, तो आप, मैं एक मीटिंग में गया था, वहाँ पे बैंकॉक में शहर का जितना वेस्ट वाटर है वो सारा जो है एक खास जगह पे जाता है। एक आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है उन्होंने, और उस बड़ी खासी बड़ी है जिसमें ये क्या कहते होते हैं, मोटर ऑपरेटेड बोट्स चलती हैं। ठीक है, तो उसमें फिर वो लोगों को उसमें वो सारे शहर के गिर्द घूमती है, तो उसको वो शहर का चक्कर लगाते हैं फिर। So creation of artificial lakes, this can be as simple as small water retention basins or ponds on golf courses, water-based recreational reservoirs with incidental human contact through fishing, वहाँ से लोग फिशिंग करते हैं या बोटिंग करते हैं, और फुल बॉडी कॉन्टैक्ट इन्वॉल्विंग स्विमिंग और वेडिंग। वेडिंग होता है शैलो वाटर में नंगे पैर चलना, जो होता है ना, शैलो वाटर में चलते हैं जब आप, तो उसे आप वेडिंग कहते हैं। The recreational reuse can be restricted or unrestricted depending on the potential for public access and the degree of body contact. ठीक है, उस हिसाब से आप restricted और unrestricted यूज करेंगे उसका। Then is the ground water recharge. So recycled water को ground water recharge करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। To replenish aquifer water reserves, कि
जब बारिशें नहीं होती हैं तो कि एक्वीफर बहुत नीचे चले जाता है वाटर लेवल, तो उस वक्त ज़रूरत होती है कि आप उस वाटर लेवल को थोड़ा अप लेके आएँ। तो उसके लिए आप इस रिसाइकल्ड वाटर को यूज़ कर सकते हैं फॉर द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। The process of using a shallow aquifer to treat recycled water is termed soil aquifer treatment, ठीक है, और aquifer recharge and recovery. In contrast, aquifer storage and recovery refers to the process of storing water during periods of abundance and allowing for subsequent withdrawal and use in times of need. कि आप उसको एक्वीफर में डाल देते हैं और जब आपको ज़रूरत होती है तब आप उसको पंप कर लेते हैं. These are few terms which are used to describe recycled water purification via recharge processes. So recycled water को recharge process के थ्रू हम कैसे purify कर सकते हैं. One is the aquifer recharge, the process of water movement from the land surface or unsaturated zone into the saturated zone of aquifer. That is called as aquifer recharge. कि आप unsaturated zone से पानी को saturated zone में भेज देते हैं. And soil aquifer treatment is the process of using a shallow aquifer to treat recycled water. जहाँ पे aquifer बहुत shallow होता है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है recycled water को treat करने के लिए. Aquifer recharge and recovery is synonymous with soil aquifer treatment, and managed aquifer recharge is also synonymous with SAT or soil aquifer treatment. And aquifer storage and recovery is the injection of water into an aquifer for storage purpose prior to later withdrawal in times of need. What are the risks which are involved in the use of recycled water for groundwater recharge? So अगर आप recycled water को use कर रहे हैं ground water recharge के लिए तो उसमें risks क्या हैं? Number one is the nutrients. If that recycled water is rich in nutrients, that may contaminate the water, the groundwater, particularly with phosphorus contamination or phosphate contamination. Then the trace organic chemicals or pharmaceuticals, जो certain organic chemicals या pharmaceuticals होते हैं वो पानी में ज़्यादा हो जाते हैं. So those may be diclofenac and ibuprofen, which are not sorbed, and naproxen and trimethoprim, which undergo strong sorption. ठीक है. So पानी में ये रेजिड्यूज होंगे. अगर ये वो जिसे हम हमारे मुल्क में ब्रूफन कहते हैं वो है. डिक्लोफेनिक साल्ट पेन किलर है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है. ये भी इसी तरह से मेडिसिन हैं. और you may be having pathogens in the recycled water, and those may go to the groundwater. There is the risk when you are recharging using that recycled water that you increase the pathogen level. Then another use of the recycled water is potable use. It refers to the process of augmenting surface or groundwaters with recycled water to aid in water supply sustainability. So surface या ground waters को strengthen करने के लिए, augment करने के लिए, उनको sustainable बनाने के लिए आप ये करते हैं कि आप इस water को use कर सकते हैं, recycled water को. This is practiced in many parts of the world, including the United States, Singapore, Australia, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड किंगडम. आपके लिए शायद हैरान कुन होगा, सोशल मीडिया पे या इवन ईमेल पे एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें ये जो है क्या इसका नाम है बिल गेट्स,
इसने क्या किया कि इसने कोई फाइनेंस किया है कि इन्होंने even not only the grey water, rather even the feces, they recycled that and prepared. He addressed that what in that video was that he brought a glass pot where was the feces, and then he presented a bottle of quite clean water that this has been extracted from that, and this can be used for drinking purpose. This is what they say, right? So वे यहाँ पे जहाँ पे पानी का बहुत मसला है वहाँ पे साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि उसको रिसाइकल करके पीने के लिए यूज कर रहे हैं. So unplanned or incidental potable reuse occurs when wastewater is discharged from wastewater treatment plant into a river. एक तो अनप्लान यूज तो हो ही रहा है, वो तो हमारे यहाँ भी हो रहा है. जैसे मिसाल के तौर पे फैसलाबाद ही की अगर आप बात कर लें तो ये नहरों के किनारे पे लोगों ने पंप लगाए हुए हैं और आपको पता है वो वहाँ से पानी पंप करते हैं, भरते हैं कैन और लोगों के घरों में दे के आते हैं या लोग खुद वहाँ से भर के ले जाते हैं. ठीक है, तो अब आप यहाँ से पानी पंप कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अब्दुल्लापुर से पानी पंप कर रहे हैं, घाट वाले के पास एक अपस्ट्रीम घाट वाले के पास एक कॉलोनी बनी है और उस कॉलोनी ने अपना वेस्ट वाटर जो है सारा वो कहाँ पे डाला है, इस कैनाल में डाला है जिसके गिर्द से आप पानी पंप कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे एनिमल्स वगैरह वो इसी पानी को पी भी रहे हैं. ठीक है, दैट इज अनप्लैन्ड और इंसिडेंटल पोर्टेबल रीयूज. पीने के लिए उसको अनप्लान तरीके से यूज किया जाता है. ठीक है, similarly such is the case for downstream communities on the Mississippi and Ohio rivers in the United States. ये दो मेजर रिवर्स हैं उनके, मिसिसिपी एंड ओहायो. उसके डाउनस्ट्रीम जो कम्युनिटीज हैं वो सारी इसका पानी यूज करती हैं. इन कंट्रास्ट टू दिस planned portable reuse can be direct or indirect. planned portable use reuse भी हो सकता है इस पानी का. So indirect portable reuse क्या है? It involves the intentional discharge of treated wastewater into bodies of water used as potable sources. ठीक है, जैसे ये चिनाब का पानी हमें फैसलाबाद को सप्लाई कर रहे हैं तो उसको ट्रीटमेंट करके वो सप्लाई कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास आ रहा है, बाद में लोग यूज करते हैं. अब उस चिनाब में पीछे से अपस्ट्रीम किसी ने वेस्ट वाटर डाला हुआ है तो वो हमारे तक पहुंच रहा है. So normally this discharge occurs upstream of the drinking water treatment plant. जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है आम तौर पे डिस्चार्ज उससे ऊपर होता है. ठीक है, मसलन से फॉर एग्जांपल आपका ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर डिस्कोट में लगा हुआ है और रिवर जा रहा है फैसलाबाद से उस तरफ को, तो क्या होगा, वो जो डिस्चार्ज हो रहा होगा वो फैसलाबाद में हो रहा होगा और जब वो डिस्कोट पहुंचेगा तो उसमें से गुजर के पहुंचेगा पानी ट्रीटमेंट प्लांट में से, लिहाजा वो उसमें से जो इश्यूज हैं वो रिमूव हो चुके होंगे. Planned reuse indicates that there is an intention to reuse the water for potable use. अब चाहते हैं जैसे मैंने कहा हम चुनाव का पानी यूज कर रहे हैं. The point of return could be into either a major water supply reservoir, a stream feeding a reservoir, or a water supply aquifer, managed aquifer recharge. ठीक है, so the point of return could be into either a major water supply reservoir में जाता है वो पानी वापस, या ए स्ट्रीम में जाता है विच इज फीडिंग ए रेजरवायर जो अल्टीमेटली किसी रेजरवायर में जा रही है या वाटर सप्लाई एक्विफर में जा रही है. दिस मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज एम्स टू रिड्यूस एनी रियल और परसीव्ड रिस्क्स एसोसिएटेड विद इवेंचुअल पोर्टेबल रीयूज. सो वो ये मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज जो है ये क्या है, इसमें कोई भी रिस्क जो आप परसीव करते हैं कि हो सकता है उसको रिमूव किया जाता है
ताकि इवेंचुअली उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और डायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज क्या है? दिस इज द सो कॉल्ड, जो मैंने पहले आपको मिसाल दी है, दिस इज द सो कॉल्ड टॉयलेट टू टैप परसेप्शन which has generally caused adverse public reaction known as the yuck factor. So उस पानी को हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे, बल्कि हर जगह पे ही एक क्या कहना चाहिए, जो एडवर्स रिएक्शन है कि नहीं हमने इस पानी को यूज़ नहीं करना पीने के लिए, दैट जो कहना चाहिए हेजिटेशन है, दैट इज कॉल्ड एज yuck factor. This refusal from using the concept of toilet to tap perception. A strict definition of direct potable reuse is reclaimed water that is treated to potable water standards and supplied pipe to pipe to consumers without an environmental buffer. ठीक है, कि उसको करके आप पाइप के जरिए उसको कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं करते हैं उसको। दिस DPR पोर्टेबल वाटर रीयूज इज यूज्ड इन विंडहॉक, नामीबिया, इन साउथ अफ्रीका एंड इन सिंगापुर एज न्यू वाटर। और इसको क्या नाम देते हैं? वो न्यू वाटर का नाम देते हैं। ये जो टॉयलेट टू टैप कॉन्सेप्ट है, इससे जो पानी है इसको वो न्यू वाटर का नाम देते हैं। बोथ ऑफ दीज लोकेशंस वर अंडर सच सीवियर वाटर स्ट्रेस that the communities had little choice but accept DPR as an alternative water supply. Recycled water and the yuck factor, ये क्या है अभी मैंने ब्रीफली आपको बताया। So induction of a fear and repugnance, hesitation, like ना करना in people for reusing water or potable known as yuck factor. So लोगों में खौफ होना, डरना, हेजिटेशन फील करना इस वाटर को for potable use is called as yuck factor. Coined by University of Pennsylvania bioethicist Arthur Caplan, एक bioethicist था, to describe the instinctive adverse response to the concept of converting wastewater into drinking water. So ये जो पेनिसिल्वानिया का बायोएथिस्ट था आर्थर कैप्लॉन, इसने डिस्क्राइब किया कि ये उसकी फितरत में शामिल है इंसान की कि वो एडवर्स रिस्पॉन्स देता है on the concept of converting wastewater into drinking water. Yuck factor creates such strong feelings that it is difficult to overcome. बड़ा मुश्किल होता है इसको ओवरकम करना। आपको अगर पता चल जाए कि जो पानी आपको पीने के लिए दिया जा रहा है ये ग्रे वाटर है, ये आपके वाशरूम से आ रहा है, तो आप खुद सोच लें कि आपकी क्या सूरत हाल होगी। Hence, even when presented with scientific facts that document the safety of recycled water, changing the opinion of the public is hard to do. हत्ता कि आप साइंटिफिकली जितने मर्जी एनालिसिस कर लें, एनालिसिस करके दिखा दें कि ये पानी सेफ है, इसके बावजूद लोगों की राय उस पानी को इस्तेमाल के बारे में चेंज करना बहुत मुश्किल होगा। New water in Singapore, it is produced from municipal effluent using membrane filtration, reverse osmosis and oxidative technologies. So सिंगापुर में म्यूनिसिपल एफ्लुएंट को वो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव टेक्नोलॉजीज के जरिए रिसाइकल करके यूज करते हैं। इट कंप्राइजेस 30% of Singapore's water supply. It is used for industrial purposes, including wafer fabrication processes for the semiconductor industry and water for cooling towers, freeing up potable sources of water. So इस तरह से कूलिंग टावर वगैरह के लिए वो इस पानी को यूज़ कर लेते हैं बजाय इसके कि वो पानी जो पीने वाला पानी है वो यूज़ करें। Also added directly to potable water reservoirs.
इसको डायरेक्टली पोर्टेबल वाटर रेजर्वायर्स में भी ऐड करते हैं। एज ए पायनियर इन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज, the country is constantly evaluating new technologies to enhance the water quality of recycled water. ठीक है? What are the recycled water regulations? Several states in USA consider recycled water to be viable as a water source alternative and have developed regulations with specific water quality requirements and or treatment processes for a variety of reuse applications. So बहुत सारी states में इसके लिए बेकायदा रेगुलेशन बन चुकी है कि आप किस किस पर्पज़ के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनके तहत उनको यूज़ कर सकते हैं. The fundamental precondition for water recycling is that applications will not cause unacceptable public health risk. So जो बेसिक उसकी वाटर रिसाइकलिंग की कंडीशन है वो ये है कि उस एप्लीकेशन से, कि उस पानी को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एप्लीकेशन से कोई पब्लिक हेल्थ रिस्क नहीं क्रिएट होगा. Therefore, microbiological parameters have historically received the most attention in water reuse regulations and guidelines. लिहाजा हिस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है पानी को ट्रीट करने के लिए रीसाइकल करने से पहले, और वाटर रीयूज रेगुलेशंस गाइडलाइंस बनाने में भी जो माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं इनका सिग्निफिकेंट रोल है. Recently, the focus on microbiological parameters has shifted slightly to address contaminants of emerging concern, including pharmaceuticals and potential endocrine disrupting compounds. अभी recently उन्होंने देखा है कि माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स की बजाय स्लाइटली वो देख रहे हैं कि ज़रूरत है इस बात की भी कि लोगों में परेशानी पैदा हो रही है कि फार्मास्यूटिकल्स और पोटेंशियल एंडोक्राइन डिसरप्टिंग कंपाउंड्स जो आपके एंडोक्राइन हार्मोन्स के सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ऐसे मेडिसिन के अज्जा या ऐसे अज्जा जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं वो पानी में मौजूद होते हैं. लिहाजा अब फोकस इस तरफ भी जा रहा है कि माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स के साथ साथ इनको भी फोकस किया जाए रेगुलेशन में. However, microbial pathogens still pose the greater demonstrated risk in water recycling applications. लेकिन अभी भी माइक्रोबियल पैथोजेंस ही मेजर रिस्क हैं. Since monitoring for all pathogens is not practical, specific indicator organisms are monitored to minimize health risk. So, क्योंकि अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि सब आप जो पैथोजेंस हैं उनको टेस्ट कर सकें, तो फिर कुछ इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं उनको टेस्ट कर लिया जाता है कि अगर वो मौजूद हों तो सोच लिया जाता है कि इसका मतलब ये पानी सेफ नहीं है. Indicator organisms such as total coliform or fecal coliforms are generally not pathogenic, but their presence in a water sample signals the possible presence of fecal contamination. ठीक है, ये खुद तो नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन इनकी प्रेजेंस आपको ये बता देती है कि इसका मतलब है पानी में फीकल कंटेमिनेशन है. Following US EPA's Environmental Protection Agency's 2004 guidelines for water reuse, different states have developed regulations or guidelines specifying recycled water quality and treatment requirements. So उन्होंने अपनी गाइडलाइंस बना ली हैं जो रिसाइकल्ड वाटर की क्वालिटी और ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करती हैं. This allows for the full spectrum of reuse applications that allows for water reuse as a sustainable water conversion and management strategy.
What are the microbial water quality aspects of recycled water? So, water quality के microbial aspects क्या हैं recycled water के? So, recycled water is the end product of conventional wastewater treatment that receives additional advanced treatment prior to use. ठीक है? All classes of microorganisms can be found in wastewater, including bacteria, virus, fungi, protozoa, and helminthes, but most studies have focused on bacteria. The type of organisms found in recycled water depend on the degree of treatment. ठीक है, कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें पाए जा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपने इसको ट्रीटमेंट कौन सी दी है. This is the example summary of microbial water quality parameters. Parameters क्या हैं? Range क्या है in secondary effluent? Treatment goal in recycled water क्या है? और USEPA guideline क्या है? For example, अगर total coliform की बात करें तो secondary effluents में इसकी range less than 10 CFU per 100 ml to 10 raised to the power 7 CFU per 100 ml तक हो सकती है. और जो ट्रीटमेंट गोल रिसाइकल वाटर का होता है वो होता है 1 CFU पर 100 ml to 200 CFU पर 100 ml. और जो फीकल कोलिफॉर्म है दैट रेंज में बी 1 to 10 raised to the power 6 CFU पर 100 ml. और इसका जो USEPA ने जो गाइडलाइन दी है वो कहते हैं कि 14 to 100 ml for any one sample, 0 of 100 और for 90% of samples. ठीक है, 90% ऑफ सैंपल्स में कोई सैंपल जो है वो इसमें नहीं आना चाहिए. सो हेलमिंथस एग्स ये उनका है कि रेंज क्या हो सकती है और ट्रीटमेंट गोल क्या होना चाहिए. वायरसेस ये उसकी रेंज हो सकती है सेकेंडरी एफ्लुएंट में और ये उसका ट्रीटमेंट गोल होना चाहिए. अब हम इनको देखते हैं जो जो हो सकते हैं. अगर इनमें बैक्टीरिया की बात करें तो recycled water normally contains large populations of bacteria that include heterotrophic plate count bacteria HPC, heterotrophic plate count bacteria, but bacterial pathogens are generally reduced or eliminated during recycling. आमतौर पे ये कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं. HPC, heterotrophic plate count bacteria, their concentrations within recycled water vary depending on the level of treatment. आपने कितनी treatment apply की है, but can be as high as 10 raised to the power 8 colony forming units per 100 ml of water. ठीक है, so 10 raised to the power 8 colony forming units तक हो सकते हैं ये 100 ml में. And the standards require very low levels of indicator bacteria, which indicate the absence of waterborne bacterial pathogens in the treated water. However, regrowth of indicator bacteria may occur after treatment. And in addition, E. coli has been detected in recycled water, including this is special type of E. coli. Water-based pathogens including Legionella and Mycobacterium can also be found in recycled water. ठीक है? And in contrast to bacteria, fungi have not been as well studied. However, aspergillus species have been detected. आपने आजकल वो पढ़ी होगी न्यूज़ जो इंडिया में ये कोरोना फैला हुआ था उसमें एक ब्लैक फंगस भी फैल गई है. वो आपकी आइज को अफेक्ट करती है और आइज से फिर उसके फिलामेंट्स जो हैं वो आपके ब्रेन में जाते हैं और दैट रिजल्ट्स अल्टीमेटली इन द डेथ. एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट टू दैट फंगस एंड व्हाट दे आर डूइंग इज जिसको वो हो जाती है उसकी फिर आंखें निकाल देते हैं वो ताकि कम से कम वो ब्रेन तक ना जाए. Viruses are more resistant to disinfection than bacteria and are also more difficult to remove by filtration due to their small size.
To reduce the level of viruses, extended chlorination or a combination of chlorine and UV light is routinely practiced. Soil aquifer treatment, ultrafiltration, and membrane reverse osmosis also cause significant reductions in viruses. Then comes the protozoa, including Cryptosporidium and Giardia, have been detected in recycled water despite prior filtration and disinfection. आपने डिसइंफेक्शन भी की होती है, प्रायर फिल्ट्रेशन भी की होती है, इसके बावजूद ये प्रोटोजोआ उसमें पाए जाते हैं. फ्री लिविंग अमीबा can also be found in recycled water after treatment, particularly within biofilms found in distribution system. And मुझे नहीं पता आप न्यूज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, आपने न्यूज़ में देखा होगा ये क्या है, कराची में ये बहुत फैली थी डिजीज नेग्लनेरिया. वो भी ऐसे ही है एक डिजीज जो है, वो भी जो कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा है, जो एक्चुअली आपके नोज के थ्रू आपके ब्रेन में चला जाता है और वहां से आपके वो ब्रेन को खा जाता है. दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू क्लोरीन इन द बायोफिल्म्स एंड लिव ऑफ द बैक्टीरिया इन द बायोफिल्म. ठीक है. Of particular interest are Acanthomoeba, which acts as a host of Legionella and Naegleria fowleri and Balamuthia mandrillaris, which are known to cause brain, जो मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि वो ये बड़ी ज़्यादा फैल गई थी कराची में ना, तो स्विमिंग पूल्स वगैरह सब उन्होंने बंद कर दिए थे फिर. Then comes algae. Algae are photosynthetic microorganisms that can cause aesthetic problem. वो सबसे लहर सी वो तय सी जम जाती है, जो काई जिसे हम कहते हैं आम जुबान में, and anoxic conditions in both open and closed reservoirs. However, they can also be found within recycled water distribution systems, where they can contribute to biodegradable carbon in the distribution system and create anoxic conditions that subsequently result in hydrogen sulfide production, creating foul odors. Overall, blue-green algae or cyanobacteria are the most prevalent algae found in recycled water. So blue-green algae ज़्यादातर पाई जाती है, and many of the cyanobacteria can produce anatoxins or endotoxins that cause flu-like symptoms following exposure via aerosols. What is the influence of resistance time in distribution system on microbial water quality? So, influence of residence time in distribution system. Distribution system में वो पानी कितनी देर रहता है, उसका microbial water quality पे क्या असर पड़ता है. So, as water must travel extensive distances through the distribution system to the point of use, there is potential for the quality of water to deteriorate within the distribution system, with residence time or water age being a key factor. ठीक है, कि वो कितनी देर उस पाइप में रहता है, that affects the quality of water. Residence time will normally be a function of water demand and system operation and design. से फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर रेजरवायर है, तो वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, आगे पॉपुलेशन कितनी है, कितना पानी आगे लोगों को जा रहा है, सो उसकी कैपेसिटी, उसके डिज़ाइन, उसके ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा ये. एज रेजिडेंस टाइम इंक्रीजेस, both chemical and microbial water quality can be diminished. With increased residence time, concentrations of bacteria within distribution systems generally increased, perhaps with mainly two factors.
the maintenance level of assimilable organic carbon and the lack of residual chlorine in the distribution system. So दो reasons होती हैं इसकी, एक तो कि मेंटेनेंस लेवल ऑफ assimilable organic carbon, कितनी ऑर्गेनिक कार्बन वहाँ पे वजूद है उसका लेवल मेंटेन रखना, कितनी देर तक वो मेंटेन रहता है, एंड सेकंड इज द लैक ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्लोरीनेशन करते हैं वो क्लोरीन रेजिडुअल के तौर पे, रेजिड्यू के तौर पे कितनी देर तक उसमें रहती है। अगर वो ज़्यादा देर तक रहेगा पानी उसमें तो इसका मतलब है कि उसमें रेजिडुअल क्लोरीन कम होगी, लिहाजा इनके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। Since some of these bacteria are opportunistic pathogens, they may be of concern and warrant additional evaluation. So opportunistic pathogens, whenever they get suitable conditions, they become active. So we need to ensure additional evaluation for them. And that's it. So with this we finish this recycled water. आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम हम वेटलैंड्स पढ़ेंगे। सर ये जो क्लोरीन है इसका कोई हेल्थ कंसर्न है? जी डेफिनेटली है। हमने ये जब चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रीटमेंट वाटर का तो उस वक्त हमने पढ़ा था, इसका कुछ खास लेवल है, उतना लेवल ही आपने देना होता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि इस पे फिर हेल्थ हैजर्ड्स भी हो जाते हैं। जी सर, क्योंकि हॉस्टल्स में अगर पानी पिए ना फिल्ट्रेशन वाला तो पता चलता है कि इसमें क्लोरीन है, बिल्कुल, उसका ना जरा टेस्ट अच्छा नहीं होता। लेकिन वो नॉर्मली उसको जब आपको ड्रिंकिंग वाटर में उसको मिक्स करके दिया जाता है तो उसको सेफ लेवल में ही दिया जाता है। जी सर। आपको सेफ लेवल में दिया जाता है, ज़्यादा लेवल में नहीं दिया जाता। अगर आपको ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, जी अगर सर। आप ये ब्लीचिंग पाउडर लेके पानी में से एक टब पानी है और उसमें आप 5 से 6 चम्मच इसके डाल लें ब्लीचिंग पाउडर के, तो दैट इज ए वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट। आजकल कोरोना का इशू है ना, तो ये आप बना के उससे ब्रश वॉश कर लें, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो पानी जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ के कपड़ों का रंग उड़ा देगा वो फिर। और सर ये जो वायरस के लिए अभी कोरोना के लिए कर रहे हैं यूज, ये क्लोरीन की स्प्रेज यूज कर रहे हैं ज्यादा। हाँ जी, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वो यही चीज़ है ना, अमोनियम क्लोराइड आप लेके पानी में डिजॉल्व कर लें। जी ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है यही होता है ना, उसको लेके ब्लीचिंग पाउडर को लेके पानी में डिजॉल्व कर लें, डिजॉल्व करने के बाद उस पानी को आप यूज कर लें एज डिसइंफेक्टेंट। जी सर। चाहे ये इवन अनफॉर्चुनेटली वंस आई हैड टू अंडरगो वन सर्जरी, तो उसके बाद जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि उसको जो वो जख्म था उसको वॉश करना था, उसने कहा था ये आपने इसी से करना है वॉश। मैंने कहा मैं डेटोल से कर लूँगा, उसने कहा नहीं नहीं डेटोल से नहीं वॉश करना, आपने इसमें वॉश, क्लोरीन से। क्लोरीन से नहीं, ये ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल के जो डिसइंफेक्टेंट अच्छा। बनेगा वो उस पानी में, ठीक है। जी तो सर। मैं पैर पे था तो वो मैं पैर उसमें फिर डुबो के रखता था थोड़ी देर के लिए। तो फिर सर इसको एज अ सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को? हाँ जी कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, इतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन एज डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं आप सरफेसेस के लिए जी इसको, सर। ब्लीचिंग पाउडर को। सोडियम हाइपोक्लोराइड को आप यूज कर सकते हैं, बाजार से मिलता है सोडियम हाइपोक्लोराइड लिक्विड फॉर्म में, उसको लेके आप जी थोड़ा सर। सा डाइल्यूट करके उसको भी आप फर्श वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर ठीक है। जी ठीक है जी। आपने वो देख ली है अपने मार्क्स, मैंने वो रिलीज कर दिए थे, आपने कीज वगैरह देख ली है उसकी अपनी, आपको क्लियर है क्योंकि उसमें इशू तो नहीं है? हेलो जी 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 सर, अब्दुल भाई बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, सुनने आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है, मैं यही चेक करना सर, ये क्वेश्चन मेरा ये है कि सर ना
ऊंची बोलें, पता चल रहा है कि आप बोल रहे हो, ये नहीं पता चल रहा क्या कह रहे हो। ठीक है सर। सर सीवेज स्लज और इफ्लुएंट में क्या फर्क है? सीवेज स्लज और इफ्लुएंट, ये थोड़ी कन्फ्यूजन दूर कर दे सर। जो नीचे बैठ जाती है ना मट्टी सी, जिन्हों जी जी जो गटर साफ करी देने ना, जरा गारा कट के बाहर सुट देनी, जी जी, दैट इज ए सॉर्ट ऑफ स्लज। ठीक है सर। जब वो वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस कर रहे होते हैं, जो नीचे बैठ जाती है मट्टी या गारा, जो भी आप कह लें उसे, दैट इज स्लज। और जो ऊपर पानी होता है, दैट इज एफ्लुएंट। ठीक है सर। ठीक ठीक सर। शुक्रिया सर, थैंक्स सर। जी चलें जी, ठीक है। फिर अब हम फ्राइडे को फर्स्ट पीरियड एट 8, तो ये मैं कर देता हूँ अभी अपलोड, यहाँ से आप इसको देख सकेंगे। पीछे वाली सर कर दे, पिछले लेक्चर की। पिछले अब तक के सारे अपडेटेड हैं, वहां से आप उनको देख सकते हैं। यूट्यूब से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से देखना है वहीं से देख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स।